सबको पेंट दिख रहा है? सर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। नहीं नहीं, अभी पेंट चालू किया ना। सर मुझे नहीं दिख रहा। दिख जाएगा मे बी। ओके हाँ सर, आ गया। नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का पहले तो हम मतलब समझते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। देखो, रिवर्सिबल नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इफ आई रिवर्स, रिवर्स का क्या मतलब है? वापस से आना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि तुम्हारा हर एक प्रोसेस में, एवरी प्रोसेस में देयर इज एन इक्विलिब्रियम, देयर इज एन इक्विलिब्रियम in every stage of the process. ठीक है? तो रिवर्सिबल में क्या होता है, हर एक स्टेप में क्या होता है, हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तुम्हारा जो प्रोसेस है वो कभी भी रिवर्स जो है वो हो सकता है। खैर, ये एग्जांपल के बाद समझ में आएगा। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, पिस्टन लगा हुआ है ये। ठीक है? तुमने क्या किया, ऊपर से तुम सैंड के पार्टिकल्स डाल रहे हो। सैंड के पार्टिकल्स, पहले तुमने एक पार्टिकल डाला। अच्छा, एक पार्टिकल डाला तो क्या होगा? एक पार्टिकल डालोगे तो क्या होगा, बताओ मेरे को। एक सर पार्टिकल बहुत डालोगे छोटा तो सा डिफरेंस है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। किसमें? कि वो जो पिस्टन है वो मेरा नीचे जाएगा, राइट? मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और मेरा वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक सैंड पार्टिकल जो है वो ऐड करते जा रहा हूं, एक एक सैंड पार्टिकल ऐड करते जा रहा हूं। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है, जब मैं एक सैंड पार्टिकल डाला और दूसरा सैंड पार्टिकल डाला तो उन दोनों प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल है। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि उनके बीच में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। जैसे मैंने एक सैंड पार्टिकल डाला, फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा, ऐसे करते मैं एक एक सेट पार्टिकल डालते चला गया। तो हर एक प्रोसेस के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है? तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, दिस कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट। अब देखो मैंने क्या किया, एक सैंड पार्टिकल डाला, दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर मैंने एक वापस से उठा लिया। तो वो प्रोसेस जो पहले था वो वापस से आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसमें क्या है ना, हर एक प्रोसेस कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। और हर एक स्टेज पे देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे प्रोसेस को वी से दैट रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि एक एक सैंड पार्टिकल को डालते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है? तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बारे में कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज वगैरह ये हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहले हम रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब समझ लेते हैं। अच्छा बताओ, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाए, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ऐसे इनफाइनाइट वाला चक्कर नहीं चलेगा उसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स तो खैर गलत वर्ड हो जाएगा।
फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ पे पिस्टन है, तो मैंने क्या कर दिया, एक ब्लॉक रख दिया, एक m मास का ब्लॉक रख दिया, तो क्या होगा कि भाई वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो फटाफट हो गया तुरंत, जो वो जैसे ही मैं m मास का ब्लॉक इस पे रखूंगा पिस्टन पे, वैसे ही वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो एक स्टेप में हो गया और तुरंत हो गया, तुरंत हमें रिजल्ट भी मिल गया कि वो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे प्रोसेस, अब ये प्रोसेस रिवर्स थोड़ी हो सकता है, वापस से थोड़ी ना हम ऊपर जा सकते हैं। हाँ, ब्लॉक को वापस उठाएं तो जा सकते हैं, बट वो ब्लॉक को उठाना ही कितना बड़ा स्टेप है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो एक सिंगल स्टेप में होता है या फिर फाइनाइट स्टेप में होता है। फाइनाइट स्टेप वाला एग्जांपल भी हम लोग लेंगे। तो ये प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है एंड दिस कुड नॉट बी रिवर्स, वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, और देयर इज नो इक्विलिब्रियम एज सच, कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहता इसमें। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सर रिवर्सिबल का एक और एग्जांपल दीजिए। हाँ, हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। ये तो होता है एक ब्रीफ में ओवरव्यू अबाउट दीज। अभी हम जो है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। तो मेरे पास पहले है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं क्या लिख रहा हूं कि यहां पे मेरे पास पिस्टन है और यहां पे बहुत ज्यादा सैंड पार्टिकल्स है। ठीक है, अच्छा, बहुत ज्यादा सैंड पार्टिकल्स हैं, तो अभी इस मोमेंट पे प्रेशर कितना है भाई? एक तो मेरा पीएटीएम है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है। दूसरा कौन सा प्रोसेस, मान लो इस सैंड का जो मास है, मास ऑफ सैंड, लेट्स से वो m है। दूसरा क्या हो जाएगा, mg/a। ठीक है, मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि ये मेरा प्रेशर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से एक पार्टिकल जो है वो हटा रहा हूं। तो मैं इस प्रेशर को P1 ले रहा हूं और मेरा वॉल्यूम जो है वो V1। ये जो लेंथ है ये L1 मान लेता हूं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, एरिया ऑफ पिस्टन वाला जो क्रॉस सेक्शन है, पिस्टन क्रॉस सेक्शन, वो मैं A मान लेता हूं। अच्छा, मैंने क्या किया, एक सैंड पार्टिकल उठा के रख दिया अलग से। एक सैंड पार्टिकल हटाऊंगा तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले क्या है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। मैं एक सैंड पार्टिकल हटाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होके इतना हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। भाई एक ही तो पार्टिकल हटाया है, तो उससे प्रेशर कितना ही कम होगा, बहुत थोड़ा सा कम होगा। इसलिए मैंने उसमें से क्या किया है, डीपी माइनस किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सैंड पार्टिकल और हटा रहा हूं, मेरे पास ऐसे आ गया, वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। फिर क्या किया, मैंने एक और सैंड पार्टिकल हटाया, 3dp v1 प्लस 3dp। अब ये प्रोसेस मैं करते ही चला गया जब तक सारे के सारे सैंड पार्टिकल हट ना गए हो। प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया, P2 हो गया, वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो गया, V2 हो गया। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, कि ये जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइट टाइम पे हो रहा है और उसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है हर एक स्टेप पे वेरी कर रहा है, बेसिकली हर एक स्टेप में वेरी कर रहा है। तो अभी मैं प्रेशर वर्क डन के लिए मैंने वॉल्यूम किस फॉर्मूला, चीज का लिया था? वॉल्यूम मैंने, वॉल्यूम है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इनटू लेंथ। लेंथ तुम्हारा ये है, तो ये मेरा इनिशियल स्टेज है। अच्छा, फाइनल स्टेज क्या होगा, अब मैं फाइनल स्टेज बना रहा हूँ। मेरा वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। यहाँ पे लेंथ क्या है, L2 है। ठीक है, अब क्या है, सैंड पार्टिकल नहीं है, प्रेशर मेरा P2 हो गया।
तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा वर्क कितना ज्यादा हो रहा है, मैं हर एक सैंड पार्टिकल को उठाता जा रहा हूं, उठाता जा रहा हूं, उठाता जा रहा हूं, तो बेसिकली मेरा जो वर्क है वो बहुत ज्यादा है और वो एडअप होते जा रहा है। जैसे ही मैंने एक सैंड पार्टिकल हटाया, मेरा छोटा सा वर्क आया। वो वर्क किसकी वजह से आया? प्रेशर एंड वॉल्यूम की वजह से। जो अभी अभी ऊपर हमने वर्क डन निकाला था लास्ट क्लास में, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम इज वर्क डन, राइट? तो प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मेरा जो वर्क डन है वो हर एक पॉइंट पे ऐड होता जा रहा है। तो हमें पूरा वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक स्टेप को ऐड करना पड़ेगा। इजंट इट? ये बताओ मेरे को, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो मैं क्या करूंगा सर वापस बोलिए ना। देखो, मैं क्या कर, मेरे पास जो है बहुत सारा वर्क हो गया है, हर एक स्टेप में पीवी की वजह से मेरा थोड़ा थोड़ा वर्क डन आ ही रहा है। और जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो मुझे हर एक वर्क को ऐड करना पड़ेगा, हर एक वर्क को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। लेट्स से मैं बहुत थोड़े से वर्क की बात कर रहा हूं। तो मेरा प्रेशर है इनटू एरिया है इनटू, मैंने क्या कर भाई, एरिया तो कांस्टेंट ही है, मेरा चेंज क्या हो रहा है? लेंथ चेंज हो रही है। इसको मैं लिख सकता हूं P इंटू डीवी। इजंट इट? अभी क्या है, अब आते हैं साइन की बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक साइन पार्टिकल हटा रहा हूं, तो मेरा सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम किसी पे वर्क कर रहा है? सर वर्क डन बाय हमारा द सिस्टम सिस्टम पे है। वर्क हो रहा है। हो कैसे रहा है सिस्टम यार? पे सर सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ऊपर उठ रहा है। जब भी एक्सपेंशन होता है, ध्यान रखना, जब भी मेरा एक्सपेंशन होता है, दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑलवेज। तो यहां पे क्या है, अब देखो, ऊपर से मेरा प्रेशर लग रहा है और गैस भी तो है अंदर, इस कंटेनर में गैस भी तो है, तो गैस भी तो ऊपर से वर्क लगा रही है, प्रेशर लगा रही है ऊपर की तरफ। देखो, जब ये सैंड पार्टिकल्स पहले थे जिस स्टेट में, उस स्टेट में दोनों प्रेशर के बीच में क्या था? इक्विलिब्रियम था। जैसे ही सैंड पार्टिकल हटाया तो ऊपर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, इजंट इट? एक सैंड पार्टिकल के हटाने से ऊपर का प्रेशर जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। और गैस का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। फिर वापस से गैस जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठाएगी पिस्टन को, और फिर क्या होगा? वर्क मेरा वापस से बैलेंस आउट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल बी विल कीप हैपनिंग। एक पार्टिकल हटाया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, और जैसे ही पिस्टन गया वैसे ही मेरा इक्विलिब्रियम वापस से आ गया, वापस से प्रेशर इक्वल हो गया। फिर से एक सैंड पार्टिकल उठाया, वापस से प्रेशर जो है बाहर की तरफ से कम हो गया, अंदर की तरफ से ज्यादा हो गया, वापस से पिस्टन को ऊपर उठाया और मेरा क्या हो गया? वापस से बैलेंस आउट हो गया। तो इस तरीके से बैलेंस आउट होता रहेगा, अंदर का बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा, इस तरीके से। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। सर फॉर्मूला एक बार बोल सकते हैं? यस सर। देखो, ये जो फॉर्मूला है दैट इज P इंटू ए इंटू डीएल। भाई एरिया तो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, ओनली द लेंथ इज चेंजिंग। लेंथ जो है वो तुम्हारी चेंज होती जा रही है डीएल के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं P एक्सटर्नल, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारा प्रेशर, मैं अगर गैस का प्रेशर लिखता हूं यहां पे, ठीक है, तो मेरा साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। साइन नेगेटिव क्यों आया? देखो ध्यान से सुनना, साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि गैस का जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? नीचे की तरफ है। तो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में गैस प्रेशर लगा रहा है, इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन आया है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई?
सर हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे ये पिस्टन क्या है? पिस्टन नहीं पता क्या? नो सर। पिस्टन यार कैसे नहीं पता यार पिस्टन। सर इंजेक्शन में आता है ना। हाँ इंजेक्शन में आता है ना तुम्हारा, वो जो ओके जिससे हम थोड़ा हाँ सा वो प्रेशर लगाते अच्छा। हैं, नो दैट इज अ पिस्टन ओनली नो। वो तो चलो हमारे फोर्स से काम करता है, बट यहाँ पे तो गैस का प्रेशर लग रहा है तो वो अपने आप ऊपर जा रहा है, एक तरीके से वो भी एक पिस्टन का एग्जांपल है। तो यस। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो आया है उसका मतलब समझ में आया हर किसी को? यस सर। यस सर। ठीक है, वर्क डन अपोजिट ग्रेविटी। ऑपोजिट ग्रेविटी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी सर तुम्हारा सैंड वर्क है यहाँ पे सिस्टम। क्या क्या? सिस्टम तो सैंड है यहाँ पे। सिस्टम तो सैंड है ना? नहीं, सिस्टम तुम्हारा पूरा ये है, ये जो पिस्टन के अंदर वाला पार्ट है दैट इज योर सिस्टम, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। सैंड को तो हम हटा रहे हैं, डाल रहे हैं, बट मेन चेंज कहाँ पे हो रहा है? पिस्टन के मूवमेंट पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ मतलब पे नहीं, क्या क्या? वर्क नेगेटिव तो वो नहीं समझ आता फिर। नेगेटिव डायरेक्शनल है ना, तुम्हारा गैस का जो प्रेशर है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट्स व्हाई नेगेटिव केम हियर। ओके सर। अभी तुमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया भाई। अब इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं यस पढ़ा है ये सर। बताओ पहले तो। यस सर। तो जब बहुत ज्यादा तुम्हारे पास वर्क डन हो गया तो सबका समीशन हम कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन से करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी डीवी। और इस तरीके से मेरे पास रिवर्सिबल वर्क आ गया, बेसिकली इस तरीके से फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रल ऑफ माइनस पीडीवी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो P1/V1 है। P1/V1 कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। वो P1A1 वो तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट का अलग अलग वो है एनालिसिस। ठीक है, अच्छा अभी मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं। अभी मैं क्या ग्राफ बना रहा हूं। देखो ये जो प्रोसेस है ये एक्सपेंशन है, अभी हम एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है और वो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो उसका जो ग्राफ है, देखो पहले क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये पी इनिशियल ले रहा हूं मैं, और वॉल्यूम बहुत कम है, ये वी इनिशियल ले रहा हूं। तो यहाँ पे पॉइंट आया और फिर ये डिक्रीज होते जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, ये वी फाइनल है और ये पी फाइनल है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो किसी को डाउट है क्या? किसी को भी इस ग्राफ, जो रिवर्सिबल का ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी क्या है, अच्छा बताओ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ क्या देगा तुमको? वर्क डन देगा सर। टोटल वर्क वर्क डन डन। देगा।
तो ये हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ये तो तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब भी हम इंटीग्रल देते हैं देखते हैं ये हमारा क्या है, ये एरिया हमारा वर्क डन है। सबको सर क्लियर है? लिमिट पीएफ तक नहीं रहेगी? क्या क्या? सर जो लिमिट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन में पीडीवी में, हम्म तो सर उसके हिसाब से अगर एरिया अंडर द कर्व देखेंगे तो वो पीआई से पीएफ तक नहीं रहेगा? क्योंकि सर पीआई और फिर उसमें से माइनस करेंगे ना पीएफ। हाँ, तो तुम्हारा वॉल्यूम वी से वी जा रहा है यहां तक, तो एरिया कैसा आना चाहिए, मैं समझा नहीं तुम्हारी मत। सर वो बोल रहा है इंटीग्रेशन में जो ऊपर और नीचे लिमिट्स लगाते हैं वो भी तो लगानी पड़ेगी, वीआई और वीएफ और पीआई और पीएफ। वी और वी अभी रुक जाओ, अब ये तो क्या है ना, लेकिन ग्राफ का एरिया तो ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है ना। अभी इसका हम कैलकुलेशन अभी तक नहीं देखे, क्योंकि ये जो प्रेशर है दैट इज वेरिएबल, हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। हम लिमिट किसके रेस्पेक्ट में पुट करेंगे, जो ये डीवी के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम जो है वो लिमिट्स पुट करेंगे। आगे सब डेरिवेशन बहुत सारे आएंगे, डोंट वरी। सर समझ गया। अभी हम लिमिट्स पुट नहीं कर सकते, एक मिनट रुको यार, अभी हम लिमिट्स पुट नहीं कर सकते ऐसे। लिमिट्स पुट तब करेंगे जब हमारा एक कोई वेरिएबल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, उसका हम डेरिवेशन सीखेंगे। अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग डेरिवेशन आएगा, तो वो सब देखेंगे। तो ये तो हुआ एक्सपेंशन की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या है, तुम्हारे पास ये पिस्टन है, तुम क्या कर रहे हो, सैंड पार्टिकल जो है वो डाल रहे हो। तो यहाँ पे एक सैंड पार्टिकल आया, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से सैंड पार्टिकल्स आते ही चला गया। तो कंप्रेशन के लिए ग्राफ क्या होगा भाई, कंप्रेशन में क्या होगा, पहले वॉल्यूम ज्यादा होगा, फिर वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम पहले ज्यादा है तो पहले प्रेशर कम है, और बाद में प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ कैसा आएगा, तुम्हारा ग्राफ जो है सर एकदम रिवर्स हो जाएगा। आएगा ऐसा ही शेप। ये क्या था, वो ऐसा ग्राफ था डायरेक्शनल, अभी ये जो ग्राफ है ये ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है बेसिकली। ये एक्सपेंशन का कर्व है, ये कंप्रेशन का है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है। सर कंप्रेशन में वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा नहीं होना चाहिए वॉल्यूम फाइनल से? कंप्रेशन का मतलब क्या है, तुम दबा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। हाँ सर, सॉरी 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 सॉरी, वॉल्यूम, मैंने वाई एक्सिस देख ली, सॉरी। ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा ग्राफ। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वैसे सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। सर इसका एरिया भी हमको वर्क की नेगेटिव वैल्यू देगा या कुछ और? एग्जैक्टली, वर्क डन की नेगेटिव वैल्यू देगा। वो हम कैलकुलेशंस करेंगे, डोंट वरी, अभी तो केवल हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है तुम्हारा इरिवर्सिबल। अच्छा, इरिवर्सिबल में क्या है, चलो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं पहले तो। पहले हम एक्सपेंशन का ले रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, पिस्टन है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एम ब्लॉक रखा हुआ है। अच्छा बताओ, इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना होगा, पी एटीएम प्लस एम जी बाई, राइट। अब मैंने क्या किया, ये है इनिशियल स्टेट,
मैंने क्या किया, अगली स्टेट में इस ब्लॉक को हटा दिया, तो ब्लॉक को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। अभी ये जो ब्लॉक है, लेट्स से इसका लेंथ जो है वो L1 है, ये कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो यहां पे मेरा प्रेशर लगा हुआ है P एक्सटर्नल, और ऊपर की तरफ ये है P गैस, P गैस। ठीक है, जैसे ही मैं इस मास को हटाऊंगा तो ऊपर की तरफ से P एक्सटर्नल जो है वो कम हो जाएगा और P गैस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और पिस्टन मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब तक मेरा P एक्सटर्नल और P गैस जो है वो बराबर नहीं आ जाए। तो ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। Yes, sir. सर यहाँ पे व्हाट चलो मैं इज इरिवर्सिबल है यार? इरिवर्सिबल बेसिकली वो एक स्टेप में प्रोसेस हो रहा है ना, पूरा एकदम से हो गया। अभी एकदम से जो है वो मास ऑफ ब्लॉक हमने हटा दिया और अब ये ऊपर चला गया, पूरा प्रोसेस जो है वो एक साथ हो गया, एक स्टेप में हो गया, इट इज इरिवर्सिबल। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वर्क डन लिखते हैं वो वर्क डन होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिफाइन है, वेरिएबल फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिफाइन है प्रॉपर तरीके से, डीवी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में डायरेक्टली जंप कर रहे हैं। और यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो बाहर का जो प्रेशर है। अच्छा, इस M को हटाएंगे तो मेरा क्या प्रेशर के रिस्पेक्ट में गैस ऊपर जाएगा, बताओ कितने प्रेशर के रिस्पेक्ट में गैस जो है ऊपर जाएगा अगर हम M मास के ब्लॉक को हटा दें तो? बताओ। PATM होती है। सर सर mg बाय PATM बनने के लिए हो जाएगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट ध्यान से सुनना। मैं M मास को हटा रहा हूं, जब मैं M मास को हटा दूंगा तो गैस जो है वो किस प्रेशर के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है? सर PATM को सर PATM। PATM PM से। mg बाय 1 है सर। सर अपने देखो गैस यहाँ पे अपने क्या है, खुद से प्रेशर से करना। देखो अब ये गैस जो है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आ रही है। ठीक है, फाइनल स्टेट में मेरा प्रेशर कितना है? PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फाइनल स्टेट में जो प्रेशर है दैट इज PATM। तो तुम्हारा गैस जो है वो फाइनल प्रेशर के रिस्पेक्ट में आएगी हमेशा। इरिवर्सिबल में एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी गैस जो है वो फाइनल प्रेशर हमेशा फाइनल प्रेशर के रिस्पेक्ट में आएगी, या फिर वो मेंशन करेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, या फिर वो मेंशन करेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, उसके रिस्पेक्ट में आएगी। तो यहां पे मेरा वर्क डन क्या हो गया, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। सर मतलब हम लिख सकते हैं कि माइनस P फाइनल डेल्टा V। एक ही बात है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ जैसे यहाँ पे P इनिशियल है और यहाँ पे P फाइनल है, तो मेरा ग्राफ यहाँ पे पहले P इनिशियल में वॉल्यूम मेरा क्या था, कम था,
और पी फाइनल पे मेरा ग्राफ जो था वो वी फाइनल था, तो मेरा एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा। दिस इज वर्क डन। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? सर हाँ हाँ बोलो। सर पर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल कैसे हुआ ये समझ नहीं है मेरे को। देखो इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? देखो रिवर्सिबल में क्या था, हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम था। मैं अगर एक सैंड पार्टिकल हटाता हूं तो मेरा प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट पहले के बराबर है। तुम्हारा जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट जो है पहले प्रोसेस के इक्वल है। तो तुम्हारा प्रोसेस जो है वो एक तरीके से रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है क्योंकि वो पहले वाले के ऑलमोस्ट बराबर है। तो दिस कुड बी रिवर्स्ड एट एनी मोमेंट। बट तुम्हारा इरिवर्सिबल में क्या है, तुमने एक बार मास हटा दिया तो वो एकदम से कंसीडरेबल अमाउंट में ऊपर चला जाएगा, तो अब वो वापस नहीं आ सकता, वापस के इक्वल है ही नहीं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। बट रिवर्सिबल में हर एक स्टेप में तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, हर एक स्टेप में अगला वाला जो प्रोसेस है वो पिछले वाले प्रोसेस के इक्वल है, इसीलिए उसको रिवर्सिबल कहा और इसको इरिवर्सिबल कहा। ओके सर, समझ गई। सर ऊपर वाला ट्रायंगुलर पार्ट क्यों नहीं आएगा वर्क डन में? क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला से देखो, तुम्हारे फॉर्मूला में क्या है, पी फाइनल है, एक्सटर्नल जो प्रेशर है वही पार्टिसिपेट ले रहा है बेसिकली, एक ही प्रेशर के रेस्पेक्ट में गैस जो है वो ऊपर जा रही है। ओके सर, समझ गया। अभी मैं इसमें अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें दो ब्लॉक लग रहा हूं, एक M1 मास का, एक M2 मास का। ठीक है, मैं दो ब्लॉक रख रहा हूं, एक M1 मास का, दूसरा M2 मास का। तो मैंने क्या किया, पहले एक ब्लॉक को हटाया, लेट्स से मैंने M1 को हटा दिया तो मेरा थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये बचा क्या M2। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। फिर मैंने क्या किया, M2 को भी हटा दिया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया। सॉरी, अभी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये थर्ड है, ये V इनिशियल है, V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है, अब क्या है, मेरा प्रोसेस जो है वो दो स्टेप में हो रहा है, इट इज टेकिंग 2 स्टेप्स। तो मैं अगर इसमें यहां पे प्रेशर मैं ले लूं P1, चलो यहाँ पे P2 ले लेता हूँ, यहाँ पे P3 ले लेता हूँ, और मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो पहले क्या था, इनिशियल P इनिशियल था। ठीक है, उसके बाद में प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है और वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, P2 हुआ, उसके बाद P3 हुआ। इनिशियल के रेस्पेक्ट में पहले क्या था, वॉल्यूम कम था, V इनिशियल, इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था, इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम और भी ज्यादा है। अब देखो मेरा कर्व कैसे आएगा, मतलब मेरा ग्राफ कैसे आएगा, पहले वो P2 के रेस्पेक्ट में फाइनल प्रेशर क्या है, इन दोनों स्टेप में फाइनल प्रेशर क्या है, P2, तो P2 के रेस्पेक्ट में वो इतना जाएगा, ये P2 के रेस्पेक्ट में। जब यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां P2 के रेस्पेक्ट में, यहां से यहां P3 के रेस्पेक्ट में, तो वो P3 के रेस्पेक्ट में जाएगा ऐसे। जैसे ये इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने एकदम से M2 को उठा दिया,
तो वो एकदम से उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, उसके रेस्पेक्ट में फिर वो जाएगा। तो मेरा ग्राफ जो आएगा ना वो ऐसे आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसे जा रहा है। सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना? हाँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, V3 क्या ज्यादा ही तो है। सर अगर 3 ब्लॉक होते तो ऐसे 3 स्टेप जैसे बनते ना। हाँ अब देखो 3 ब्लॉक होते तो 3 स्टेप होते। चलो मैं एक वो ले रहा हूं, फाइनाइट स्टेप्स वाला मैं ले रहा हूं। ये मेरा P इनिशियल है, ये मेरा P2 है, P3 है, P4 है। इसके रेस्पेक्ट में मेरा वॉल्यूम जो है वो V इनिशियल है, इसके रेस्पेक्ट में मेरा वॉल्यूम जो है वो V2 है, इसके रेस्पेक्ट में मेरा V3 है, V4 है। ठीक है, तो एक तो ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, तो मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, दिस इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, अभी हम कंपेयर करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के वर्क डन को। कंपैरिजन। सर इरिवर्सिबल का हमने कंप्रेशन नहीं किया। कंप्रेशन कर लेंगे, एक बार रुक जाओ। रिवर्सिबल कंपैरिजन कर रहे हैं हम, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। पहले हम एक बार एक्सपेंशन जो है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम्हें कंप्रेशन इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इरिवर्सिबल को बोल रहा हूं। पहले हम सिंगल स्टेप देख रहे हैं। ये क्या है? सिंगल स्टेप है। तो यहां पे मेरा प्रेशर PI है, यहां पे मेरा प्रेशर P फाइनल है। इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम जो है वो मेरा V इनिशियल है, यहां पे मेरा क्या है? V फाइनल है। तो ये वाला जो ब्लैक वाला है ये मेरा क्या आ गया? इरिवर्सिबल वाला कर्व आ गया। अब मैं रेड से जो है वो दिखा रहा हूं किसका कर्व? ये। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है? रिवर्सिबल है। ये वाला पार्ट क्या है? इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का एरिया निकालूंगा तो मेरा ऐसा आएगा। तो रेड वाला जो है वो क्या है? एरिया ऑफ रिवर्सिबल वर्क डन। ब्लैक वाला जो है दैट इज एरिया ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन। मुझे एक बात बताओ, किस वर्क डन की वैल्यू ज्यादा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल सर। रिवर्सिबल सर। रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल जो है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इरिवर्सिबल।
ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम खुद से सोचो, तुम सैंड पार्टिकल को एक एक सैंड उठा के हटा रहे हो उतने ही मास का, और उतने ही मास का तुम एक ब्लॉक उठा रहे हो, ज्यादा मेहनत किस में लगेगी? सैंड पार्टिकल वाले में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल वर्क डन जो है, इट इज ऑलवेज मैक्सिमम वर्क दैट कुड बी डन फॉर अ प्रोसेस। जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पिस्टन को, हमारा एम क्या है? पिस्टन को V1 से V2 तक लेके जाना, दैट इज आवर एम। इफ वी आर डूइंग बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट विल टेक मैक्सिमम वर्क। और इरिवर्सिबल जो है वो एक पर्टिकुलर वर्क लेगा, बट रिवर्सिबल वाला मैक्सिमम लेगा। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो रिवर्सिबल जो है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम वर्क डन बोलते हैं इसको। मैक्सिमम वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल का वर्क डन बोलते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और चीज नोटिस करना कि जो पीआई है वो इरिवर्सिबल के पिक्चर में ही नहीं है। पीआई जो है वो इरिवर्सिबल के पिक्चर में है ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मल्टीपल स्टेप वाला। इसको नोट डाउन करना है तो कर लेना, मतलब स्क्रीनशॉट लेना ले लो, क्योंकि इतना अच्छे से नोट्स में भी काफी अच्छे से है वैसे, बट फिर भी ऑब्वियसली बोर्ड पे जो है ये मैंने एक्स्ट्रा अलग अलग कलर से शो किया है, तो इट वुड बी बेटर। सर आपने पी इनिशियल के बारे में कुछ बोला? हाँ, चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ, एक और इसको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल स्टेप वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है? पी इनिशियल है। ये मेरा क्या है? P2 है। ये मेरा क्या है? P3 है। ये मेरा क्या है? P4 है। इसके रेस्पेक्ट पे वॉल्यूम जो है VI है। इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम जो है V2 है। V3 है। V4 है। तो ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा यार ये। तो यहां पे मेरा ऐसा आएगा, ठीक है। तो अगर मैं, चलो ब्लैक कलर से ही वो कर रहा हूं, तुम्हारा 3 स्टेप का प्रोसेस दिख गया सभी को। तो ये मेरा ये आएगा वर्क डन किसका? ये मेरा आएगा इरिवर्सिबल वाला वर्क डन, ठीक है। अब मैं रेड से दिखा रहा हूं। अब रिवर्सिबल वाला जो है वो तो यहां से स्टार्ट होगा। बोलो ये बात समझ में आई? देखो मैं कुछ एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जेईई एडवांस में पूछता है। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ध्यान से समझना कि तुम्हारा रिवर्सिबल के टाइम एक स्टेप पहले से तुम्हारा ग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एक स्टेप पहले से तुम्हारा ग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा ग्राफ बेकार बन रहा है यार, मैं क्या करूं? ठीक है, नोट्स में उस बच्चे ने अच्छे से बनाया, ये क्या थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ग्राफ। सर वो रीजन उसका रीजन हमने पहले बता दिया ना, क्योंकि तुम्हारा इरिवर्सिबल वर्क डन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फाइनल प्रेशर, but your reversible work done is dependent on each steps pressure। हर एक स्टेप का जो प्रेशर है तुम्हारा रिवर्सिबल हर एक स्टेप पे डिपेंडेंट है, बट तुम्हारा इरिवर्सिबल जो है वो केवल फाइनल प्रेशर पे डिपेंडेंट है।
इसलिए इफ वी टेक फाइनाइट स्टेप्स इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो तुम्हारा रिवर्सिबल का जो ग्राफ है वो ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये जो है, देखो अभी क्या है, रिवर्सिबल में एक्स्ट्रा वर्क डन कहां से आ रहा है? दिस इज योर एक्स्ट्रा वर्क डन, देख रहे हो, दिस इज योर एक्स्ट्रा वर्क डन। तुम अगर फाइनाइट स्टेप में भी करते हो तब भी रिवर्सिबल बहुत ज्यादा रहता है। तो दिस इज योर एक्स्ट्रा वर्क डन, मतलब हम इस बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो रिवर्सिबल का ग्राफ कर्व्ड होगा ना उधर पे? अरे कर्व्ड होगा, वही तो बताया, अच्छा नहीं बना वो। हाँ तो सर वो थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा वो रिवर्सिबल वाले का? ऊपर मतलब? सर जैसे कि जहाँ पे ये V2 आ रहा है ना, V2 का हाँ जो हाँ लाइन है ना वर्टिकल, हाँ। उसका और P2 का हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो वाला, अरे वो वो तो थोड़ा ठीक है ना यार, आगे नहीं ग्राफ तो जाएगा? कैसे बना, वो तो इसका मतलब क्या समझना है तुमको, हाँ ग्राफ तो जो है वो मतलब वो यहाँ से। पूछ रहा हूँ कि वो ज्यादा नहीं, वो एरिया बढ़ेगा ना उससे इरिवर्सिबल का, कि नहीं यार बढ़ेगा? तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये पॉइंट जो है ये आगे होना चाहिए, कुछ ऐसा बोल रहे हो क्या तुम? ये वाला जो पॉइंट है ये आगे होना चाहिए। सर P3 में जिस तरह वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ना ग्राफ से, अरे P यार वो तो, यार ये तो कॉमन उससे सेंस थोड़ा यूज करना है, ये डिफरेंस तो बाहर पड़ा ना? निकल गया, गलती से निकल गया वो, सर बाहर थोड़ी जाएगा वो। ये लाइन जो है ये आपस में टच होंगी। इसके ओके। बाहर कभी नहीं जाएगा वो। सर हाँ बोलो। सर रिवर्सिबल का एक कर्व आता है, और सर ये 3 पॉइंट्स है, अगर तीनों से होके गुजरना है तो सर स्ट्रेट लाइन ही पॉसिबल है। अगर सर कर्व आ गया तो उसको सर अरे P3 यार, के थोड़ा, ऐसा सर वो बोलना चाह रहा अरे है। रुक जाओ यार, फालतू में इतना दिमाग लगा रहे हो तुम, दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है इसमें। ये ऐसा है, मुझे पहले कर बनाना चाहिए था, मेरी गलती हो गई है। बड़ी फालतू का कंफ्यूजन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ये टच करेंगे आपस में पॉइंट, और यहाँ मेरा वाला पी आई है, P2। तो मतलब उन दोनों की डिफरेंस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब माइन्यूट से डिफरेंस है तो बहुत बड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो मतलब कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में जो वर्क डन है उसमें उस बड़ा सा वैल्यू का डिफरेंस आएगा कि छोटा सा वैल्यू का डिफरेंस डिपेंड आएगा? करता है, अगर इरिवर्सिबल, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस को तुम ज्यादा स्टेप में कर रहे हो तो डिफरेंस जो है वो कम आएगा, बट सिंगल स्टेप में कर रहे हो तो देखो ना कितना डिफरेंस आएगा। सिंगल स्टेप में क्या होता है, सिंगल स्टेप में ये तुम्हारा ऐसा होता है। सर मतलब एक तरह से हम अगर वो स्टेप्स को बढ़ा बढ़ा के इन्फिनिट कर देंगे तो वो एरिया सेम ही हो जाएगा ना, एग्जैक्टली रिवर्सिबल जैसा ही एग्जैक्टली हो जाएगा। वही तुम्हारा इरिवर्सिबल जो है वो एक फाइनाइट स्टेप में लिमिटेड है, बट अगर उसी प्रोसेस को तुम इनफाइनाइट तक लेके जाओ तो तुम्हारा कर्वेचर आ जाएगा। जितने तो स्टेप्स ना इक्वल बढ़ाओगे हो जाएगा दोनों। उतना ही तुम्हारा सर एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। हाँ बोलो। सर ये जो रिवर्सेबल वाला जो जा रहा है ग्राफ, वो कभी टच नहीं करेगा ना, मतलब एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को? नहीं नहीं टच नहीं करेगा, वो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा ना, मतलब तुम्हारा प्रेशर जीरो हो जाएगा, प्रेशर जीरो थोड़ी होगा। ओके हाँ सर। यस सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा अभी चलो इरिवर्सिबल कंप्रेशन देख लेते हैं। अच्छा इरिवर्सिबल कंप्रेशन क्या है, तुम्हारे पास इनिशियल स्टेट ऐसा है, तो उसमें क्या कर रहे हो, नीचे कर दे रहे हो, कैसे, ब्लॉक रख के हम,
ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो पहले क्या था, वॉल्यूम ज्यादा था, ये वी इनिशियल है और ये वी फाइनल है, और प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो मान लो इनिशियल प्रेशर पहले कम था, फिर पी फाइनल हो गया। तो तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, प्रेशर जो है कंप्रेशन में, ये कंप्रेशन में तुम्हारा प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, अभी कंप्रेशन में प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, तो अभी तुम्हारा जो क्या नाम है, वर्क डन आएगा, वर्क डन तुम्हारा ये क्या आएगा, वर्क डन माइनस पी एफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, ये वाला जो है ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो तुम्हारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। वर्क डन पॉजिटिव आता है कंप्रेशन में, क्यों आता है, क्योंकि कंप्रेशन का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव आता है किसमें, एक्सपेंशन में। क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। सर हाँ बोलो। तो इस वाले ग्राफ में हम पी आई काउंट करेंगे? काउंट करेंगे मतलब हम पिछले वाले में एक्सपेंशन में नहीं ले रहे थे ना ग्राफ में, तो ऐसा पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसको हम काउंट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं। ओके सर। तो अभी क्या है, अभी तुम्हारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। खैर इतना बहुत सिंपल सा है और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस नाम के लिए पढ़ लो, बाकी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रोसेस जो है, ये कोई ए तुम्हारा बॉडी है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है। तो ए और सी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ए और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो मेरे को एक बात बताओ, ए और बी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही तुम्हारा प्रोसेस है, यही तुम्हारा लॉ है। सर आपने ये जो बीच में दो लाइन की है, ये कोई साइन है या सिर्फ ऐसे ही अरे है? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे समझाने के लिए है। सर थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों के टेम्परेचर सेम है? हाँ, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका भी टेम्परेचर T1 है, इसका भी T1 है, तो इन दोनों का भी तो T1 ही होगा, ए और बी का। मतलब तो एक दूसरे को डिपेंड करते करते तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। हाँ, बस यही मतलब तुम्हारा A is जीरो। equals to B and B is equals to C then A is equals to C, ये वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ मतलब देखो ना, वही A इज इक्वल टू सी है, B इक्वल टू सी है, तो A इक्वल टू बी हो गया, बस यही सर वाला लॉ कॉन्सेप्ट है। लॉ की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, फर्जी है एकदम, इसका कभी कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, बस सिलेबस में है, तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह में स्टेटमेंट वगैरह में आ सकता है, स्कूल के एग्जाम में, बाकी जेई में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां से तुम्हारा जो है स्टार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो।
अच्छा, जो फर्स्ट लॉ है इसका मतलब क्या है? बेसिकली बस ये यही बताता है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मैंने क्या बताया था? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ surrounding. यूनिवर्स इज always constant during any physical or chemical process or chemical process. For example, जैसे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें हीट दे रहा हूँ प्लस क्यू। ठीक है, मैं इसमें हीट क्या दे रहा हूँ, प्लस क्यू दे रहा हूँ, और मैं इस पे वर्क डन भी कर रहा हूँ, प्लस है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हीट दे रहा हूँ इस सिस्टम को, और वर्क डन भी कर रहा हूँ। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है इन द सिस्टम ड्यू टू द एडिशन ऑफ हीट एज वेल एज ड्यू टू द वर्क डन, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द इंटरनल एनर्जी। तुम्हारा सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है उसमें ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया है कि हीट आ रही है और वर्क डन भी हो रहा है। दूसरा भी हो सकता है, हीट जा रही हो, वर्क डन हो रहा हो, कैसे भी हो सकता है। तुम्हारा सब कुछ जो है वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर होता है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ये इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है ना? हाँ, सिस्टम की, कि जो कुछ भी तुम्हारे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, वेदर तुम्हारा हीट जो है वो आए या जाए, वर्क डन हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो, everything will be stored in internal energy and that will reflect in change in internal energy. सर हाँ हाँ बोलो। सर न्यूक्लियर रिएक्शंस को फिजिकल या केमिकल नहीं प्रोसेस में वहाँ करते हैं? वहाँ पे नहीं करेंगे यार, वहाँ अलग सिस्टम चलता है पूरा, वहाँ पे कुछ लॉ वो नहीं लगता है ये सब। सर इंटरनल एनर्जी सराउंडिंग को कुछ अफेक्ट करेगा? नहीं, इंटरनल एनर्जी तो सिस्टम के लिए डिफाइन है ना, सिस्टम के लिए है। बाकी हीट और वर्क डन जो है ना उससे सराउंडिंग पे मतलब सर ये लॉज मतलब किस किस में लगता है, मतलब अगर स्पेसिफिक जगह में लगता है? हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे लगता है यार फर्स्ट लॉ। अब जैसे मान लो क्या नाम है, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो क्या होता है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, वर्क करने से क्या हो गया, उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया। तो वो जो उस मैंने वर्क किया तो उसको क्या हुई, उसको थोड़ी सी हीट मिली, या जो भी उसका फॉर्मेट था, मैंने वर्क डन किया और वर्क डन जो है वो एक तरीके से उसे एनर्जी की फॉर्म में मिला। तो वो उसकी जो बॉडी है उसमें वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो गया, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा हो गई क्योंकि वर्क डन मैंने किया है। तो तुम्हारा जो चेंज आएगा, पहले टेम्परेचर मान लो 50 था, अभी कितना हो गया, 51 हो गया। तो तुम्हारा जो है टेम्परेचर चेंज हुआ, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो हुआ है, तभी तो उसका जो है वो जो चीक है उसका वो मतलब बेसिकली हॉट हो गया बेसिकली। तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में वो स्टोर हो गया बेसिकली, वो जो वर्क डन और जो दिया है मैंने एक्स्ट्रा वर्क डन किया है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट लॉ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ सर। टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ? हाँ सर। यस सर, वो रिपीट करने के लिए बोल रहा है।
देखो यहाँ पे बस इतना बताया मैंने, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. If we do work or if we add heat or subtract heat or work done by the system on the system, उनसे जो इफेक्ट पड़ेगा वो उसकी टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी के चेंज में रिफ्लेक्ट होगा. इंटरनल एनर्जी के चेंज में रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है सर बट वो तो एक्सटर्नल हुआ ना. नहीं, एक्सटर्नल तो हमने किया है ना. स्टोर किस में हुआ? इंटरनल में हुआ. हाँ सर. सर इस इक्वेशन को हम सराउंडिंग के बेसिस पर भी तो लिख सकते हैं ना, कि अगर सराउंडिंग के सराउंडिंग में वर्क जा रहा है या फिर सराउंडिंग में हीट एक्सपेल हो पूरा रही है. साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हर जगह पे उल्टा हो जाएगा. ये सिस्टम के लिए है, सराउंडिंग के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग. देखो अगर यहाँ पे हीट आ रहा है सिस्टम में, इसका मतलब सराउंडिंग से जा रहा है. वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे वर्क कर रहा है. तो सराउंडिंग के लिए सब कुछ उल्टा हो जाएगा. उसकी इंटरनल एनर्जी के खजाने से एनर्जी जा रही है, बट सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के खजाने में एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही है. ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर. तुम्हारे पास सिस्टम के अंदर एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही है, तो वो उसके इंटरनल एनर्जी वाले खजाने में एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, बट सराउंडिंग के तो खर्च हो रही है ना. सराउंडिंग तो वर्क कर रहा है, सराउंडिंग तो हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग का जो इंटरनल एनर्जी का जो खजाना है उसमें एनर्जी घट रही है, जा रही है. किसकी तरफ? सिस्टम की तरफ. तो दिस इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन. दिस इक्वेशन जो है दिस इज वैलिड फॉर सिस्टम, सराउंडिंग के लिए एकदम ऑपोजिट हो जाएगा. तो यहां पे जो हम बेसिकली वो देखते हैं, आपस का रिलेशन देखते हैं, वो सिस्टम और सराउंडिंग का देखते हैं, वो एकदम ऑपोजिट होता है. अगर सिस्टम के अंदर वर्क हो रहा है तो सराउंडिंग उस पर वर्क कर रहा है. इस तरीके से ऑपोजिट वो होता है रिलेशन. सर तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में इंटरएक्शन जो है एनर्जी की. हाँ हाँ, एक तरीके से उनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, वो चलता रहता है, हमेशा वैसे ही रहता है. क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है, अब आता है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें पहला है आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस हो उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्मल. डेल्टा टी जो है वो जीरो होता है. डेल्टा टी जो है वो जीरो होता है, और इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो जीरो होता है. जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस जीरो हो तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, ये अभी एक तरीके से याद रख लो, क्योंकि डेल्टा यू जो है आगे एक फॉर्मूला पढ़ोगे दैट इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा टी. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये फ्यूचर में आएगा, एक दो लेक्चर बाद आ जाएगा इसका फॉर्मूला. सर हाँ हाँ बोलो. सर लेकिन इंटरनल एनर्जी पे चेंज वर्क डन या फिर एक्सचेंज ऑफ मोल्स से नहीं आ सकता? हम एक्सचेंज ऑफ मोल नहीं देखते यार जनरली. देखो हो तो सकता ही है, बट हम एक्सचेंज ऑफ मोल्स नहीं देखते उतना, हम मैटर को सेम रखते हैं.
देखो इसका मतलब समझते हैं, रुक जाओ, अभी तुमको समझ में आएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कैसे आ रहा है उसका मतलब समझ में आएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है? प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, राइट। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर मेरे सिस्टम में हीट आ रही है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मेरे सिस्टम के अंदर हीट आ रही है तो वो बाहर जा रही है किसमें? वर्क डन के फॉर्मेट में। इसीलिए तो मेरा डेल्टा यू जो है वो 0 है। डेल्टा यू 0 का मतलब क्या है कि मैं जितनी हीट उसको दूंगा, तो हीट देने की वजह से क्या होना चाहिए? हीट देने की वजह से क्या होना चाहिए? वर्क डन हो रहा है से बाहर की तरफ। वर्क डन हो रहा है। बेसिकली तुम्हारा एक एनर्जी का फॉर्मेट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पे कोई वर्क, जैसे वो जैसे काफी सारे वर्क डन, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से, एक मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन बोल रहा हूं, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने हीट किया, हीट करने से ये क्या किया, ये ऊपर चला गया। इसको हीट करने से ये ब्लॉक जो है वो ऊपर चला गया, और अगर ये ब्लॉक ऊपर चला गया तो इस पे क्या हो गया कि जो मैंने हीट दे रहा हूं उसको, वो उसकी वर्क डन में खर्च हो रही है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहां पे भी टेम्परेचर टी था, यहां पे भी टी है, क्योंकि जितना मैंने हीट दिया वो उसको वर्क डन में खर्च हो गया। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, हीट एडेड टू द सिस्टम is equal to work done by the system, या फिर हीट लीविंग from the system is equal to work done on the system। बताओ मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सर मुझे एग्जांपल नहीं समझ आया ठीक से। एग्जाम्पल मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशन लिया है कि मान लो तुम्हारे पास ब्लॉक रखा है, ठीक है, उस ब्लॉक को हीट कर रहे हो तुम, ठीक है, दिस इज नॉट ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशन लिया है, और फिर वो ब्लॉक उस हीट से ऊपर चला गया। इसका क्या मतलब है कि यहां से यहां जाने में उसका वर्क लगा होगा, और यहां हम उसको हीट दे रहे हैं, और यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। तो देखो, हीट देने से क्या होता है, तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, वो जो एनर्जी हीट से ले रहा है वो एनर्जी वर्क करने में यूज ले रहा है। तो इन शॉर्ट 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट 0 हो जाएगा टोटल वाला, तो टेम्परेचर मेरा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके सर, समझ गई। चलो ये तो हुआ एक। सर वो डेल्टा यू 0 क्यों लिखा है? इतनी देर से वही तो समझा रहे हैं। डेल्टा यू 0 क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो डेल्टा यू 0 होता है। ये वाला इसका अलग से फॉर्मूला आएगा फ्यूचर में, ये बताया था मैंने, तो वो तब हम पढ़ेंगे। डेल्टा यू 0 क्यों होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है जो जिससे हमारा ये प्रूव होता है कि डेल्टा यू इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा टी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ वर्क।
पहले हम देख रहे हैं रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस तुम्हारा वर्क क्या होता है, माइनस पीडीवी। प्रेशर क्या होता है गैस का, एन आर टी बाई वी। भाई टी तो कांस्टेंट है, मोल्स तो कांस्टेंट है ही, तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एन आर टी बाई वी। अभी एनआरटी को बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि एनआरटी तो कांस्टेंट है, डीवी बाई। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ वी आई टू वी फाइनल, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी, ये क्या हो जाएगा, एल एन वी log v वी आई टू वी आई final by v. माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई। देखो इसका क्या होगा, इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई। दिस कुड बी रिटन एज, बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये किसके लिए है, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, जब मैं एल एन हटाता हूँ लॉग लिखता हूँ तो क्या होता है, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। एल एन और लॉग में क्या डिफरेंस होता है सभी को समझ में पता है ना, बोलो पता है कि नहीं सर पता है। नेचुरल लॉग, Natural लॉग विद log. यस सर। ठीक है, चलो मैं अलग उसमें लिखता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। लॉग की तो फॉर्मेट, 303 किसका है? लॉग एल एन को लॉग में कन्वर्ट किया ना, अभी अभी तो बताया, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आया। अच्छा तुम्हारा क्या होता है आइसोथर्मल, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयज लॉ लगता है, याद है, तो पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ होता है, तो वी एफ अपॉन वी आई क्या हो जाएगा, पी आई अपॉन पी एफ हो जाएगा। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, -2.3 एन आर टी लॉग पी आई अपॉन पी एफ, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो। मेरे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, लॉग में कन्वर्ट किया उसका बेस क्या है? 10 होता है, लॉग का बेस 10 होता है, वही पूछा था मैंने तुमको, पता है कि नहीं पता है। लॉग का बेस 10 होता है, एल एन का बेस ई होता है, इसीलिए तो डिफरेंस आता है। डन। Yes, sir. चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर। तुमको दिया है टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसमें लिखा हुआ है 1 मोल जो है वो गैस है, आइडियल गैस, कंप्रेशन हुआ है, और वो भी कैसे हुआ है, आइसोथर्मली हुआ है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली हुआ है। पी इनिशियल है 20 atm, पी फाइनल है
100 ATM. Calculate delta U and Q. करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व.